अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूँ महक असलम। एक नया दिन है, नई सुबह है, नया अज़्म है। वर्किंग डे का पहला दिन है, यानी मंडे है। और अक्सर ऐसा होता है कि मंडे को काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि आप एक लंबा वीकेंड गुजार के आए होते हैं। लंबे वीकेंड से मुराद है कि सैटरडे संडे जिन लोगों को ऑफ होता है ना, मंडे को तो थोड़ी सी मुश्किल होती है काम का आगाज़ करने में। लेकिन हमारी मॉर्निंग इतनी एनर्जेटिक होनी चाहिए कि हम अपना पूरा दिन एनर्जी से भरपूर गुजारें, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि हफ्ते का पहला दिन हो, दिन का आगाज़ हो, अगर अच्छा होता है तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। हम बहुत सारे मौज़ूआत आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आपके लेकर आए हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से करें। और वो जो अच्छी बात है वो ये होती है जी कि आपके दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से हो रहा है, और फिर पूरा दिन आपका जो पूरा आपका दिन है बड़ा अच्छा गुजरे, और वो अच्छी बात आप सोचते रहें कि अच्छा सुबह के वक्त महक ने ये कहा था, हाँ बिल्कुल ठीक कहा था। तो जो आज की अच्छी बात है वो ये है कि जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, और जो जाहिल होता है वो जिद पे अड़ जाता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जी अपनी फैमिली में। आप देख लें कि जब आप कोई अक्लमंदाना बात कर रहे होते हैं ना, तो जिसने बहस करनी होती है वो इतनी बहस करता है कि बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। और फिर आप कहते हैं कि यार इस जाहिल से क्या बहस करनी, इसको तो समझ ही नहीं आ रही। तो ये वही वाली जहालत है कि जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, अगला बंदा समझ नहीं रहा होता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि उसने अगर नहीं समझना तो वो किसी तौर पे नहीं समझेगा। जितनी मर्जी आप मिसालें दे ले, उसने समझना नहीं है। तो भाई आज मंडे हमारी हमेशा दुआ यही होती है कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे, और हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जो हमारे मेन टॉपिक्स है, जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं, उनकी जानिब हम बढ़ते हैं। पहली टॉप स्टोरी, सलाम मुतासरीन का मुकदमा आलमी बिरादरी के सामने पेश करने के लिए वज़ीर आज़म जिनीवा में मौजूद है, और मौसमियाती तौर पर मजबूत पाकिस्तान डोनर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बहाली और तामीर नौ का जामा जो फ्रेमवर्क जो है वो दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे कि हमने कितना काम कर लिया है, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी है, क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं। और ये दुनिया को बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त था जब कहा जाता था जी कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता, लेकिन अब दुनिया इसकी मुतरफ नज़र आती है, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा तब्दील किया है, हमने इस पर काम किया है। काम करना बड़ा ज़रूरी होता है, और जब हम काम की बात करते हैं तो काम उस लिहाज से भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जी जो सियासी मैदान में हलचल होती है, अक्सर लोग जो हैं ऐसे लोगों को जोड़ देते हैं सियासत से जो जुड़ना पसंद नहीं करते। अब्दुल अलीम खान की सियासत में फ़ाल होने और नई सियासी जमात में शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहा चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन सियासत का इरादा नहीं है। सारी तवज्जो जो है फलाही कामों पर है, यानी अच्छे कामों पर है, तब्दीली के कामों पर है। किसी सियासी जमात का हिस्सा हो और ना ही बनने का इरादा है। तो आज हम प्रोग्राम में इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं वो बल्दियाती इंतखाबात जिनके बारे में हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में ये बात करती आई हूँ कि भाई तारीख पे तारीख दी जा रही है। वो इंडियन फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है कि कितनी तारीखें मिलनी है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात और नए जो वोटर हैं वो फरिश्तों पर होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुना देगा। इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था। ये महफूज किया गया फैसला आज सुनाया जाएगा। याद है कि 15 जनवरी को ये बल्दियाती इंतखाबात होने हैं कराची में और हैदराबाद में। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, पेरेंट्स की खुशी की बात करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप को काफ़ी खुशी होती है कि अच्छा चलें जी, घर से थोड़ा रोला कम हो गया, बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों की थी जी विंटर वेकेशंस, और मौसम सरमा की तातीलात के बाद लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस आज से खुल चुके हैं। लाहौर के मौसम की सूरत हाल भी आपको आगे चलकर बताएंगे, चूँकि अभी जब मैं ऑफिस आ रही थी, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी, फॉग बहुत ज़्यादा थी। अब ये फॉग है, ये स्मॉग है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि इस तरह के मौसम में जब आप बाहर निकलें तो प्लीज़ एहतियात करें, बाइक आहिस्ता चलाएं, गाड़ी आहिस्ता चलाएं। भले से अपने काम पर आप थोड़ी सी लेट पहुँच जाएँ। वैसे जो लोग देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे क्या बात करिए, लेट पहुंचेंगे तो हमारी कभी कभी सैलरी कट जाती है, बॉस से डांट पड़ती है। तो तरीका ये घर से ज़रा जल्दी निकला करें और गाड़ी आहिस्ता चलाया करें। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। आजकल के दौर में हमारी नौजवान नस्ल में सब्र और बर्दाश्त तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ज़रा सी बात पर झगड़ा होता है, ज़रा सी बात पर हम ये कहते हैं जी हम सुनते आए हैं जी कि फ़लाने बंदे ने तलाक ले ली। हम कहते हैं अभी तो उसकी शादी हुई थी, इतनी जल्दी ये क्या हुआ है? तो भाई ये एक सब्र की बात होती है। हमारी माएँ, हमारी
दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमेशा से उन्होंने हमें ये सिखाया कि देखो अब तुम्हारी रुखसती हो गई है, तुम्हारा घर वही है, जो बात शौहर कहे या सास कहे उसको बर्दाश्त करनी है। अच्छा, मैं फिजिकल टॉर्चर के हक में बिल्कुल नहीं हूँ और मैं ना ही ये बात करी हूँ कि जी आपने फिजिकल टॉर्चर बर्दाश्त करना, उस पर तो आवाज़ उठाना बनता भी है और वो आपका हक भी है। बट अगेन टेबल टॉक बड़ी ज़रूरी है, एक दफ़ा सोचना बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब लाहौर में बहुत ज़्यादा रेशो है खुला की। आप देखिए खुला लड़की की तरफ से दायर किया जाता है। अब वो क्या अनासिर हैं जो कि एक लड़की को इस हद तक ले आते हैं। ज़ाहिर सी बात है कोई भी खातून अपनी खुशी से खुला के लिए नहीं जाती होगी, लेकिन फिर भी क्या हमारी नौजवान नस्ल वो जो एक बैठ के टेबल टॉक है जिसमें बड़ों का एक किरदार होता था ना कि अम्मा बैठ गई लड़के की या अब्बा बैठ गए लड़की के और फिर आपका पैचअप करवा देते थे, क्या वो टाइम ख़त्म हो गया है? क्या वाकई वो टाइम आ गया है कि जी शादी हो गई, ठीक है 4, 5, 6 महीने तक बात नहीं बनी तो आप डिवोर्स की तरफ चले जाएं? तो इस पर आज हमने बात करनी है। आगे बढ़ते हैं जी। औलिया कराम का शहर मुल्तान, जहां फन तामीर का शाहकार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मकबरा भी है, बड़ा मशहूर है। जब भी आप मुल्तान जाते हैं आप यकीनन चाहते होंगे आप इसकी ज़ियारत के लिए जाएं। आज हमारे पास एक रिपोर्ट है प्रोग्राम में, वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट क्या है और किन किन चीज़ों के लिए कारामद है, क्योंकि हमने अक्सर सुना जी चेहरे पे बाल हैं लेज़र करा ले, चेहरे पे पिगमेंटेशन है लेज़र करा लें, आपकी बॉडी पे किसी भी जगह पर अनवांटेड ग्रोथ है बालों की तो आप लेज़र करा लें। लेकिन क्या ये आपकी जिल्द के लिए, क्या ये आपकी हेल्थ के लिए, अक्सर कहा जाता है कि जी इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आप लेज़र नहीं करा सकते। तो ये क्या मिथ है, इस पर आगे चल के हम बात करेंगे। इसके अलावा कोविड के बाद 2022 में 19 लाख मुसाफिर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए, 50 लाख मकामी लोगों ने भी सयाहती मकामात का दौरा किया। MD PTDC का मज़ीद क्या कहना है इस बारे में आगे चल के हम बात करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि हमारा जो मुल्क है वो इतना खूबसूरत है। आप नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ, आप पंजाब आ जाएँ, आप सिंध चले जाएँ, हर जगह की सकाफ़त, हर जगह का माहौल, हर जगह का कल्चर आपको अट्रैक्ट करता है। हमारे खाने इतने मज़ेदार होते हैं, हमारे सयाहती मकामात ऐसे होते हैं जो कि विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और हमने देखा था कि गुज़श्ता साल भी पाकिस्तान का नंबर काफ़ी अच्छा था सयाहती मकामात के हवाले से। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कशन कर लिया। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से हलचल रही है। आपको आगाज़ में ये बताएं कि अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी है। उन्होंने सियासत में मुतहर्रिक होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। वो कह रहे हैं कि नई सियासी जमात का क़याम और इसमें शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन सियासत का भी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। अभी सारी की सारी जो अटेंशन है वो फलाही कामों पर है। अब्दुल अलीम खान के मुताबिक वो सियासी मामलात से अलहदा है और किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनने का फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। अच्छा जी, पंजाब की सियासत में एक और बहुत बड़ी हलचल है, वो है जी तख्ते पंजाब। तख्ते पंजाब के हम हमेशा से बात करते आए हैं, मुस्लिम लीग नून, और हमने देखा कि रीसेंट डेज़ में जो है पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहरिक नज़र आई तख्ते पंजाब के लिए, जबकि PTI अगेंस्ट थी और काफ लीग ने PTI का साथ दिया। अब देखना यह है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो क्या करते हैं जी, क्योंकि बिलावल तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब अगर रहना है चौधरी परवेज़ इलाही ने तो एतमाद का वोट लेना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। तख्ते पंजाब की जब बात की जाए तो मुस्तकबिल में हमने देखा है कि मुस्तकबिल करीब में सबकी नज़रें इस पर जमी हुई हैं। पंजाब असम्बली का अहम इजलास आज होने जा रहा है। ये वही इजलास है जिसके बारे में हमने बात की थी कि जी इस इजलास से पहले खान साहब ये कह रहे थे कि हमने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देनी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने का मामला भी उठाया जाएगा। सवाल बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं, एजेंडे में एतमाद के वोट का तो कोई जिक्र नहीं है, मगर मुस्लिम लीग नून ने असम्बली इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, आईनी तौर पर दोबारा वोट लेने के पाबंद है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए, क्योंकि जाहिर है पंजाब वो जगह है, वो सूबा है जो कि आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है। इस पर एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। पंजाब हुकूमत को लेकर एक तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है तो दूसरी जानिब आज दिन 2 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को इत्माद के वोट का हुक्म दिया हुआ है, लेकिन इजलास के एजेंडे में गवर्नर के हुक्म की तामील का कहीं कोई जिक्र मौजूद नहीं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वजीर आला पंजाब ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, दोबारा वोट लेना आईनी जिम्मेदारी है, इससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर पंजाब के हुक्म को हवा में उड़ाने वाले अदालती कार्रवाई के बाद कहते फिर रहे थे, अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का ये भी पूरा कर देंगे। लेकिन यकबयक सूरत हाल में ड्रामाई मोड़ आया। परवेज इलाही ने एतमाद के वोट को लेकर पीटीआई की पॉलिसी लाइन से बरमला इख्तिलाफ कर दिया। आप वो वोट दे देंगे या अपोजिशन के लोग भी आपके साथ रास्ते में हैं, थोड़ा सा बताइएगा। आपको क्या जल्दी है वोट की? जरूरत तो मुझे है। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हम उसके ऑर्डर को मानते नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। यही नहीं बल्कि परवेज इलाही जिस पीटीआई के बल पर पंजाब के वजीर आला बने बैठे हैं उसे ताने भी दिए। कुछ लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी तो लाले पड़े हुए थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया है कि पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। जेयूआई के वक्त से मुलाकात में उन्होंने फिलहाल इलेक्शन का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया है। अच्छा जी, ये तो सूरत हाल थी पंजाब की। तो आज होगा जो अहम इजलास, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। अब ज़रा हम रुक करते हैं सिंध का। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर फहरिस्तों पर होंगे या नहीं, सवाल है। इलेक्शन कमीशन फैसला आज इस्लामाबाद में सुनाएगा। तफसीलात के मुताबिक नई वोटर लिस्टों पर कराची और हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन की दरख्वास्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था, जो आज सुनाया जाएगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात पहले भी 2 बार मुलतवी किए जा चुके हैं। याद होगा आपको, एक दफ़ा कहा था जी कि जो है सैलाब की वजह से, दूसरी दफ़ा कहा था जी बारिशों की वजह से। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को पोलिंग की जो तारीख है वो दे रखी है। इसी पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। अब आपको थोड़ा यकीन हो गया है कि 15 जनवरी को जो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे, मुलतवी नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। देखें, इंतखाबात तो वक्त पे होने ही चाहिए और हम तो मुसलसल इस स्ट्रगल कर रहे हैं। तीन मरतबा मुलतवी हुए हैं, 24 जुलाई, 28 अगस्त, 23 अक्टूबर, और मुख्तलिफ बहाने बनाकर, और इस मरतबा भी बहाने बनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है वो हमने फिर इलेक्शन कमीशन में चढ़ाई की। अभी 3 दिन पहले भी इलेक्शन कमीशन में MQM ने दरख्वास्त दी तो हमने भी दरख्वास्त दी। MQM कहती है इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं होना चाहिए। अभी वो ज़रा सा बदल गए हैं ताकि अपने ऊपर बुराई ना आए, लेकिन अंदर खाते साजिशें चल रही हैं। टेसूरी साहब की आनियाँ जानियाँ चल रही हैं। कभी वो पिंडी होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी लाहौर होते हैं और कभी कराची होते हैं। तो बहरहाल वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को फेस सेविंग दें, क्योंकि वो बुरी तरह हार रही है। और किसी तरह पीपल्स पार्टी जो चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर ही सारी चीज़ों पे कब्जा रहे, तो उनको सपोर्ट फराम की जाए। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिरन तो ये कहा है कि इलेक्शन होगा, लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत सब इन लोगों की चल रही है। बहरहाल हमारी तैयारी मुकम्मल है। कल आपने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पावर शो देख लिया कराची में। कराची में किसी पार्टी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो दिन की रोशनी में इतने बड़े जलसे आम को मुनक़िद कर सके। लाइटों में तो लोग छुपा देते हैं, लेकिन बड़े जलसे को दिन की रोशनी में करना आसान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया हमने किस तरह से लोगों को हम आए हैं और एतमाद कर रहे हैं जमात इस्लामी पर। पब्लिक ओपिनियन के पोल्स भी यही कह रहे हैं, और यही चीज़ इनके ऊपर घबराहट तारी किए हुए जिससे ये भागना चाहते हैं। तो इसलिए हम तैयार हैं और हम आवाम से रब्ता कर रहे हैं। हमने देखा कल मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए, तो ना घबराहट वहाँ पर है ना आपकी तरफ है। तो मतलब हम सोच सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांटे का मुकाबला होगा। मुझे देखिए, मुकाबला तो इलेक्शन में होता ही है। पीपल्स पार्टी ने यह ज़रूर किया हुआ है कि उन्होंने अपनी हल्का बंदियाँ इस तरह से करवाई कि जिसके नतीजे में उनको एडवांटेज मिले और नंबर ऑफ़ सीट्स उनकी ज़्यादा हो जाएं। लेकिन हमने उस वक्त भी इस पर एतराज़ किया था। लेकिन हम क्या करें कि ये लोग इस तरह के काम करते हैं और जब वक्त पड़ता है
तो उसको ठीक नहीं करवाते। मसलन एमक्यूएम को अगर ये है कि जनाब हल्का बंदियाँ सही होनी चाहिए थी, तो एमक्यूएम के पास जब ये रिजीम चेंज में पहुंचे थी पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो ये बैठ जाते बहादुराबाद में, कहते हैं हल्का बंदियाँ सही करने का नोटिफिकेशन जारी करें, हमसे वोट ले लें। ये कहते कि भाई इख्तियारात दे दें, हमसे वोट ले लें, मरदमशुमारी के लिए वाज़ेह लाएमल बताएं, हमसे वोट ले लें। तीनों काम नहीं किए, बल्कि जिस मरदमशुमारी को वो बुनियाद बना रहे हैं वो मरदमशुमारी तो खुद एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ मिलकर पास की है। अफसोस की बात यह है, यानी वफाकी काबीना में दोनों थे और ऑफिशियली इन्होंने हमारी गिनती को आधा कर दिया कराची की, जिससे हमारे वसाइल और नुमाइंदगी पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। अब खुद ही ये काम करो और उसी को बुनियाद बनाकर कहो कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये बड़ी ज्यादती की बात है कराची के अवाम के साथ। पूरा शहर टूटा फूटा है, गंदगी का ढेर बना हुआ है, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा। हम तो खुद कराची में रह चुके हैं ना, तो हमें तो आइडिया है कि कराची में ना पानी है, ना कराची में बिजली है, बिल इतने इतने आ जाते हैं। वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे देना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो नहीं है। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि आपकी एमक्यूएम के सरबराहों से मुलाकात हुई, ये मुलाकात कैसी रही, क्या बातचीत हुई? देखिए, वो आए थे इदारा नूर हक, तो देखें पीपल्स पार्टी भी आती है, सीएम साहब तक आए हैं और एमक्यूएम के लोग भी आते हैं और पीटीआई के लोग भी आते हैं, सियासी जमातों में राब्ता होता है। लेकिन एमक्यूएम वाले आए और हमसे कहने लगे कि भाई आप हमारे एहतजाज में आए। हमने कहा भाई किस बात का, कि हल्का बंदियों का, तो क्यों इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई हमें माफ़ कीजिए, और हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हल्का बंदियों पे आपको उस वक्त बात करनी चाहिए थी। वोटर लिस्टों पे आपको एतराज़ था, तो आप पहले कहाँ थे, अचानक से आपको वोटर लिस्ट नज़र आ गई। ये लड़ाई तो मैंने उनको बताया कि ये लड़ाई वोटर लिस्टों की तो हम उस वक्त से लड़ रहे हैं जब एमक्यूएम की पूरी ताकत थी और एक घर से 548 वोट निकले थे, तो उस वक्त से हम लड़ रहे हैं। तो वही तो सब माशाल्लाह सभी शरीके जुर्म होते हैं। और इसी तरह कराची के इख्तियारात की जहाँ तक बात है, तो ये उसी दौरान में सारे इख्तियारात हमसे छीने गए हैं जब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। तो इसलिए ये सब बहाने बनाकर इलेक्शन से भागने का तो कोई मौका नहीं है। हमने उनसे बड़े अच्छे तरीके से, ज़ाहिर है कोई घर आता है तो आप लड़ते थोड़ी हैं उससे, तो अच्छे तरीके से उनसे माजरत भी की और उनसे कहा कि आप इलेक्शन होना चाहिए और जमात इस्लामी का स्टैंड बिल्कुल इलेक्शन के होने पर है। सही, ठीक। अच्छा हाफिज साहब, 15 जनवरी को इलेक्शन है, यकीनन हम देख भी रहे हैं कि तैयारियां भी हो रही हैं। एज यू सेड जी के मुलतवी भी कई बार हुए हैं, ये तो हमने भी देखा, कुछ हीले बहाने भी थे, हमने पूछने की कोशिश भी की पीपल्स पार्टी से, लेकिन हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। अब आपको लग रहा है कि खुदा न खास्ता दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए और कह दिया जाए कि फिर जो है वो मुलतवी हो गए हैं, तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? अच्छा देखें, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मैं आपको क्या दूं। भाई मैं बंदूक निकाल के गोली तो चला नहीं सकता, मैं सड़कों पे आ सकता हूँ, मैं चाहती हूँ जो दिल में बात है वो एहतजाज कर सकते हैं। तो हम तो कोर्ट में जा सकते हैं। 2 दफ़ा हाई कोर्ट गए, दोनों दफ़ा हमें कामयाबी मिली, इनको नाकामी मिली। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट गए, हमें कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन में तो मल्टीपल टाइम्स गए, हमें कामयाबी मिली। अब सब कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, फिर भी अगर कोई इलेक्शन का बहाना ये बनाएंगे तो मेरा तो ख्याल है, देखें जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कराची में, ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि कराची में तो जमात इस्लामी पेशकदमी कर रही है। ये 10 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी करेंगे ना, हम उससे ज़्यादा पावरफुल होकर सामने आएंगे। इसलिए कि अब कराची के लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए अगर कोई उम्मीद पैदा हुई तो उसके रास्ते में रुकावट ये पार्टियाँ हैं। इसलिए कि उनको पता है कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आएगा तो काम होगा। उनको पता है कि वो आएंगे तो नेमतुल्लाह खान के दौर ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इस उम्मीद और इस यकीन के रास्ते में अगर जो रुकावट बनेगा वो आवाम की नज़रों में गिरेगा और जमात इस्लामी ऊपर होगी। तो जमात इस्लामी का मसला नहीं है, मसला शहर कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों का मसला है कि भाई अब उन्हें मेयर चाहिए, उन्हें अपने नुमाइंदे चाहिए, आप क्यों उनके रास्ते में रुकावट बने में, बस ये वाली बात है। अच्छा ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में थोड़ी सी दरार पैदा हो रही है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के वो मुतालबात नहीं मानी जो कि एमक्यूएम करती नज़र आ रही है। फिर धमकी भी दी जा रही है कि हमारा जो आपके साथ एक गठजोड़ है वो उसको हम ख़त्म कर देंगे, हम आपसे अलहदा हो जाएंगे। आपको लगता है कि एमक्यूएम इतनी पार में है कि वो पीपल्स पार्टी से या नून लीग से अलहदा होने के बारे में इस टाइम फ्रेम को अगर मैं देखते हुए बात करूँ तो अलहदा होने के बारे में सोच सके, सिर्फ बातें कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल है एमक्यूएम कोई अलहदा नहीं होगी, वो इख्तिदार से अलहदा हो ही नहीं सकती। वो उस पार्टी के साथ चली जाती है जब उसे पता चलता है कि वो इख्तिदार में आने वाली है, और वो अपने रेट लगा लेते हैं। आप देखें ना, कराची के लिए कुछ लेना होता तो वो, मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें ले लेते, उन्हें तो अपनी वजारतें लेनी थी। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी से इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर ले लिए। अब बताएं, पीपल्स पार्टी से और नून लीग से इन्होंने गवर्नर ले लिया, इन्होंने वजारतें पकड़ी हुई हैं, ये इन्होंने अपने भांजे भतीजों को मुख्तलिफ जगहों पर फिट किया हुआ है।
आप बताएं, ये काम लिया और जो शहर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, बर्बाद हुआ है, उसको ना कोई इख्तियार दिलवाया, ना उसका कोई एक मसला हल करने की बात की, सिर्फ ऐसी जुबानी जमा खर्च। तो जाहिर, और फिर ब्लैकमेलिंग की सियासत ये करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई जेन्युइन लड़ाई नहीं हो रही है, नूरा कुश्ती है, हमेशा हुई है। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, 35-40 साल में हमेशा पीपल्स पार्टी की गोद में बैठी है जाके MQM, और सारी मराहत अपने लिए हासिल की हैं। शहर तो बर्बाद हो गया और तबाह हो गया। इसलिए ये इस वक्त भी नूरा कुश्ती हो रही है, और ये सामने फ्रेंडली फायर कर रहे हैं। अब बेवकूफ़ समझ रहे हैं आवाम को कि वो पुराना मंजन चलेगा, एक महाजिर बन जाएगा, एक सिंधी बन जाएगा, दोनों आपस में लोगों को लड़ाएंगे और ये मुत्तहिद हो जाएंगे। हमने तो कल ऐलान कर दिया कि अब अवाम मुत्तहिद होंगे और तुम्हारे अंदर फूट डालेंगे, तुम तकसीम होगे इंशाल्लाह, तुम टूटोगे हम जुड़ेंगे, तुम इंतशार में आओगे और हम इत्तेहाद में आएंगे इंशाल्लाह। और ये शहर अब आगे बढ़ेगा, अब ये सबका शहर है और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो इसलिए ये सीधे हो जाएं, अब इनका कोई भी तासुब वाला और लिसानियत वाला मंजन नहीं बिक रहा, और ये इसीलिए परेशान है, इसीलिए अब ये चाह रहे हैं कि भाग जाएं। और इन्होंने तो धमकी भी लगा दी कि भाई अगर नहीं करोगे तो इलेक्शन में सही शहर है। न जाने कराची तो कब से कितनों को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, मुआशी हब है। हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं कमाने के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पर आबाद हैं। कितने लोगों को अपनी बाहों में समेटा हुआ है कराची ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि कराची की किस्मत में कुछ भी नहीं है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो भाई ये बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात बड़े ही अहम है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमें लेनी है एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। अब आपको बताएं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में तरक्की हो रही है। कहीं पर हम देख रहे हैं रोबोट्स काम कर रहे हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं कि रोबोट्स ऑपरेशन कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ें आना शुरू की, लेकिन हम हमेशा से सोचते हैं कि यार काश गाड़ियाँ जो हैं वो उड़ना शुरू हो जाए। हम सबका ये ख्वाब रहा है, क्योंकि जी लाहौर की ट्रैफिक आप देख लें या फिर आप कराची की ट्रैफिक देख लें, बड़ी बेहंगम सी ट्रैफिक है, लेकिन ये लाहौर और कराची में नहीं हो रहा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर होने में, जहाँ हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। इस जहद के लिए, यानी इस ख्वाब की तकमील के लिए कि गाड़ियाँ उड़े, कई कंपनियां जो हैं मसरूफ़े अमल हैं, और अब ये ख्वाब बहुत जल्द ताबीर पाने वाला है। अमरीकी कंपनी आस्का ने एक ऐसी गाड़ी बना ली है जो मुकम्मल तौर पर उड़ने की सलाहियत रखती है। आस्का A5 दुनिया की पहली फ्लाइंग कार है जिसमें 4 सीट्स मौजूद हैं, और ये बहुत जल्द सार्फिन को दस्तयाब होगी, पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के मौके पर कंपनी के CEO ने बताया कि अमरीकी एविएशन हुकाम की जानिब से गाड़ी की आजमाइशी परवाज की इजाज़त 1 माह के अंदर दी जा सकती है, जबकि 2026 तक इसे राइड शेयरिंग सर्विस का हिस्सा बनाया जा सकता है। दीगर तफसीलात के मुताबिक इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक बैटरियों के साथ एक छोटा गैस इंजन दिया गया है, और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह विंग्स भी मौजूद हैं। इस गाड़ी को हेलीकॉप्टर की तरह उड़ाया या फिर लैंड किया जा सकता है। अच्छा, मनाजिर आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है, लेकिन अगेन वही बात कि पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि बैटरियाँ जो हैं उनको हम घरों में चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करना मुमकिन है। हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं आती, हम चार्ज कैसे करेंगे। कंपनी के मुताबिक ये फ्लाइंग कार तवील सफ़र के लिए ज़्यादा मौजू है, जबकि बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम से भी बचा जा सकता है। अगेन वही बात कि जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है, वहाँ के लोग जो हैं वो ये दुआ करते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें हम बैठ के उड़ें और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ, तो बाहर के लोगों के लिए आसानी होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की। बस पाकिस्तान आ जाए जी। मौसम, बदलता मौसम जो है, सयाहों की जन्नत स्वात की वादी मालम जब्बा, जहां पर आसमान से सफ़ेद गाले गिरने के बाद मंजर और भी दिलकश हो गया है और भी निखर गया है। बर्फ के गिरते गालों से हर सू जो हमने देखा है कि सफ़ेद चादर छा गई है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन जी, बताइएगा। जिस वक्त मैं हुसन की वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ। मालम जब्बा में बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, और आप मेरे अक़ब में भी देख रही हैं कि हर सू सफ़ेदी छा गई है, दरख्त भी सफ़ेद हो गए हैं, मौसम इंतहाई सुहाना है, ठंड है, लेकिन जो सयाह यहाँ पे आ रहे हैं तो वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख भी रही हैं कि यहाँ पे सयाह आए हुए हैं, वो खेल भी रही हैं, बच्चे खेल भी रही हैं, बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। साथ साथ जो है लोग कैमरे की आंख में यादगार लम्हात को महफूज भी कर रहे हैं। बात करेंगे इन सयाहों से, हमारे साथ जो है सयाह मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम? हादिया। हादिया, कहाँ से हैं और किस तरह इंजॉय हो रहा है? मैं पाकिस्तान से हूँ।
और लाहौर से, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रही हूँ और यहाँ पे दूसरे पे स्नोमैन बना के फेंक भी रहे, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप अपनी फ्रेंड्स को मिस कर रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती है? कि काश वो इधर मेरे साथ होते और हम लोग खेलते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप बताएं किस तरह एंजॉय हो रहा है? जी, बच्चों का एंजॉय है, बेहतरीन है। वैसे तो स्नो हम यूजुअली बाहर के मुल्कों में ही जाके देखते हैं, अमेरिका वगैरह, लेकिन ये माशाल्लाह पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है और बाकी भी सिटीजन्स को यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छा वेदर है। अच्छा, आप तो कैमरे में भी महफूज कर रही हैं, ये आप बताएं किस तरह एंजॉय हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, पहली बार स्नो देखी है। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठंड लग रही है। बिल्कुल सयाहों की बात है अपनी सुनी। तो लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्क भर से सयाह यहाँ पे आए हुए हैं। कैमरे की आंख में यादगार लम्हात को महफूज भी बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि जब भी यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पे फिसलन का ख़तरा ज़रूर होता है। तो जो गाड़ियाँ आती है और जाती है तो वो जंजीरें जो है वो ज़रूर लगवाती हैं। जिस तरह ये मोटर कार है तो इसने भी जंजीर लगवाई है। अगर जंजीर न हो तो फिर चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो बर्फ़ में फिसलने का ख़तरा होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि गर्म मलबूसात हो ताकि ठंड ज़्यादा जो है असर न करे, और साथ साथ जो गाड़ियाँ होती है तो जंजीरें लगवाए जाए ताकि सफ़र में आसानी हो और मुश्किलात ना हो। ठीक है शहाबुद्दीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज ज़ाहिर है मौसम ऐसा है, रोड्स ऐसी हैं, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया ना फिसलन है, तो बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब उन्हीं बच्चों की बात करते हैं, वो बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, स्कूल्स खुल गए हैं। मौसम सरमा की तातीलात के बाद लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस आज से खुल चुके हैं। और शहर का जो मौसम है वो भी हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अली रज़ा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अली बताइएगा, सबसे पहले तो ज़रा स्कूल्स के बच्चों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी। बच्चे जो है, क्योंकि हमने अक्सर देखा ही है कि पहला दिन होता है, हम भी जब बच्चे थे तो हम अपनी अम्मा से ही कहते थे कि जी पहला दिन है, स्कूल नहीं जाना, हमने छुट्टी कराई हमारी। तो आज बच्चों की तादाद कितनी आपने देखी? फिर मैं मौसम के बारे में आपसे पूछूंगी। आज मौसम सरमा की तातीलात तो आज ख़त्म हो चुकी हैं और बच्चों की जो मौज मस्ती थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। जब सुबह स्कूल का आगाज़ हुआ तो बच्चों के जो स्कूल आने के तासुरात थे वो बड़े ही दिलचस्प थे। कोई जो है वो सर्दी से कपकपा रहा है, तो कोई इस बात की ज़िद कर रहा है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, कोई खांस रहा है, तो कोई इस बात से खौफज़दा था कि तातीलात के बाद दोबारा से स्कूल खुल चुके हैं। चूँकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो बच्चे काफ़ी मुख्तलिफ महसूस कर रहे थे आज स्कूल आने में। चूँकि 2 हफ्ते की तातीलात के बाद दोबारा से स्कूल खुले हैं तो बच्चे इस बात से जो सर्दी है उसको इंजॉय घरों में कर रहे थे। अब स्कूल आना पड़ेगा तो इस वजह से काफ़ी कुछ परेशान थे, कुछ खुश थे और कोई इस बात से नाराज़ थे कि हमने स्कूल नहीं जाना। लाहौर के अगर मौसम की बात की जाए तो लाहौर का मौसम उसी तरह सर्द है। दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात से ही धुंध ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। जैसे ही सुबह का आगाज़ हुआ और दिन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है वैसे वैसे धुंध की शिद्दत में भी कमी वाक़ हो, लेकिन जो सर्दी की शिद्दत है उसी तरह बरकरार है। और अगर बच्चों की जो हाज़िरी है स्कूल आने की तो वो जिस तरह नॉर्मल दिनों में होती है उस तरह नहीं थी। चूँकि आज पहला दिन था तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल आने को तरजीह नहीं दे रहे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे रूटीन में आएंगे। तो आज जो बच्चों की जो हाज़िरी थी वो बनिस्बत आम रूटीन के कम थी। और इसके अलावा जो बाकी सूरत हाल को देखा जाए, जैसे मौसम है और जो बच्चों के स्कूल आने के तासुरात हैं वो बड़े ही दिलचस्प से, और बच्चे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कुछ खुश भी हैं और कुछ उदास भी हैं कि अब मौज मस्ती के दिन ख़त्म हो चुके हैं और दोबारा से स्कूल और पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी ठीक है, ठीक अली, बेहद शुक्रिया आपका। हम बात ज़रा कर लेते हैं शक्करगढ़ की, जहाँ पर हमने देख रहे हैं कि स्कूल वहाँ पर भी खुल गए हैं और बच्चे वहाँ पर जो है ज़ाहिर है स्कूल जाते हुए बच्चों के मुंह थोड़े से बन जाते हैं ना, सुबह सर्दी के वक्त तो हमसे नहीं दफ्तर आया जाता। तो काशिफ जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ से, उनसे जानते हैं। काशिफ बताएगा बच्चों के क्या तासुरात है, खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, तादाद हाज़िरी स्कूल में पूरी है, क्योंकि अमूमन फर्स्ट डे बच्चे आते नहीं हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर के बेशतर शहरों की तरह शक्करगढ़, जफरवाल और ज़िला भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद आज से तलीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला भर में 1096 जो सरकारी स्कूल हैं इसके साथ साथ 2000 से ज़ायद जो निजी इदारे हैं उनमें 4 लाख से ज़ायद
तलबा तालबात अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, जबकि मौसम की शिद्दत को सामने रखते हुए जो नन्हे मुन्ने फूल अपने स्कूल बैग उठाए स्कूलों में दाखिल होकर अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, उनके वालिदैन की जानब से अपने बच्चों को सर्दी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए गर्म मलबूसात पहनाकर उनको स्कूल भेजा गया है। जबकि स्कूल इंतजामिया और जिली इंतजामिया की जानब से सर्दी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें भी 1 घंटे का इजाफा किया गया है। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम बुखार है उसमें जो बीमारियां उनमें इजाफा देखने में आया है, तो डॉक्टरों की जानब से ये वालिदैन को हदायत जारी की गई है कि वो अपने बच्चों को गर्म मलबूसात पहनाकर स्कूल की जानब रवाना करें ताकि वो किसी भी किस्म की कोई बीमारी से महफूज रहते हुए अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। जी ठीक है, बेहद शिफ आप हमें बता रहे थे। तो भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें उन्हें फुल पैक करके फुल कवर करके भेजें, क्योंकि कराची में भी सर्दियाँ, मैं कराची के लिहाज से भी बात कर रही हूँ, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं या कहीं पर भी काम के सिलसिले में बाहर निकल रहे हैं वो खुद भी पैक हो, क्योंकि जो ये मौसम है ना इस वक्त पंजाब का स्पेशली बड़ा गंदा मौसम है, बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से मौसम ज़्यादा ख़तरनाक है, आपकी हेल्थ के लिए आप पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के रवायती खाने अपनी लज्जत और ग़ज़ाइयत की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। खड्डी कबाब का शुमार भी बलूचिस्तान के मखसूस पकवानों में होता है। रवायती डिश कैसे तैयार की जाती है और कोयटा वाले सर्द मौसम में लजीज डिश से कैसे लुत्फ अंदोज होते हैं, नूरुल आरिफीन अपनी रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। बलूचिस्तान की सौगात, हर किसी की मनपसंद डिश खड्डी कबाब, जिसकी भीनी भीनी खुशबू खुश खुराक अफराद को बेचैन कर देती है। रवायती डिश की तैयारी का तरीका भी खासा दिलचस्प है। बकरे या दुम्बे को ज़िबा करने के बाद अंदर और बाहर से मुख्तलिफ किस्म के मसाले लगाए जाते हैं और फिर जमीन में गड्ढा खोदकर लकड़े में परोए सालिम बकरे को इसमें लटका दिया जाता है। गड्ढे को लोहे की चादर से ढांपकर ऊपर से दहकते हुए कोयले बिखेर दिए जाते हैं। 4 से 5 घंटे में सालिम बकरा हो जाता है तैयार। सर्दी पे हमारा काम जो है बहुत ज्यादा होता है। चावल तो 2 किस्म आते हैं, एक बिरयानी चावल आता है, एक काबली आता है। काबली चावल जो है उसमें बादाम, काजू, किशमिश ये चीज़ें हम लोग डालते हैं, और एक जो है बगैर काबली है ना वो मसाले वाला, उसमें हम लोग बिरयानी मसाला हम लोग डालते हैं। सर्द मौसम के आते ही कोयटा वालों को लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की याद सताना शुरू कर देती है। ये तो हम लोगों का एक सौगात है जो खड्डी कबाब से, तो हम लोग सारे जब सर्दी आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम लोग दोस्त मिलकर ये एक जश्न मनाते हैं, मिलकर फिर इसको खाते हैं। ठंडे ठंडे मौसम में बच्चे बड़े सभी बलूचिस्तान की सौगात से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। तकरीबन पिछले 5 साल से सर्दियों में, कभी कभार गर्मियों में भी हम लोग आते हैं यहाँ पर। इनके आर्डर अच्छे से, क्या आपको पता है, जो है सुबह सवेरे देने पड़ते हैं, तो शाम को ये लोग तैयार करते हैं। फिर रवायती डिश खड्डी कबाब को न सिर्फ कोयटा बल्कि सूबे और मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले अफराद भी बहुत पसंद करते हैं। ये भाई है किले से, फुला से, कोई दोस्त है चमन से, कोई दोस्त है ये कोयटा के सारे दोस्त है मेरे। हम लोग यही पिकनिक करते या लांदी होते हैं, हमारा जो है ना रिवायती खाना है, और या ये खड्डी कबाब होते हैं। 35 मसालों से बनने वाले खड्डी कबाब को खाने के लिए अलग अलग प्लेटों की ज़हमत नहीं की जाती। सालिम बकरा दस्तरखान पर रख दिया जाता है। तमाम मेहमान इर्द गिर्द बैठकर लजीज डिश से पूरा इंसाफ करते हैं। वैसे तो बलूचिस्तान अपने मुनफरिद और रवायती खानों की वजह से मशहूर है, लेकिन गर्मा गर्म खड्डी कबाब की तो बात ही कुछ और है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। चलें जी, अब आप जब भी बलूचिस्तान जाएं ये ज़रूर खाइएगा और मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत लजीज होते हैं, तो जाइएगा ज़रूर। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान का मुकदमा लेकर जनीवा पहुँच गए हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस आज होगी। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि सलाम मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने का हमें मौका मिला है। 40 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहान को शिरकत की दावत दी जा चुकी है। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जनेवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द मेज़बानी करेगा। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर माहौलियाती तब्दीली और वज़ीर इत्तलात शामिल। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, खौफनाक तबाही से मुतासिर लाखों पाकिस्तानी हमदर्दी की तलाश में हैं। हमारे आज के इक़दामात पर आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल मुनहसिर है। मईशत की बहाली, फंडिंग का फ़र्क पूरा करने पर आलमी तारीख अहम मोड़ पर है। कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और मुतासरीन की बहाली का जामे फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखा जाएगा। कॉन्फ्रेंस में कतर, UAE, मलाइशिया, तुर्की, कुवैत और चीन समेत 40 से ज़ायद ममालिक को मदऊ किया गया है। 6 सरबराहान मुमलिकत शिरकत की यकीन दहानी करा चुके तो 8 ने वजारती वफूद भेजने का इंदिया दिया। IMF, आलमी बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, यूरोपीय तरक्याती बैंक, ADB और UN तरक्याती प्रोग्राम समेत कई बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम दुनिया भर के सामने अपना मौक़िफ़ रखें, हम दुनिया भर के सामने जो है रखें कि जी पाकिस्तान ने कितना काम किया है, क्योंकि हमने देखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से काम करी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान का मुकदमा जो लेकर पहुँचे हैं वो हमने देखा है कि उस मुकदमे को लड़ना, दुनिया के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सैलाब से जितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, हमारी फसलें तबाह हुई हैं, हमारी ज़मीनें तबाह हुई हैं। हम देख रहे हैं ये मनासिर कि किस तरह से पाकिस्तान को सैलाब ने कितना हिट किया है। लोग अपने प्यारों से बिछड़े, अपने घर बार छोड़ दिए, वो घर जो कि तिनकों से बना 1 सेकंड के अंदर तबाह हो गया। एक रिपोर्ट है सैलाब से तबाहकारियों पर, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तानी मईशत को ऐसा झटका लगा जिसके असरात से निकलने में तवील अरसा लगेगा। सिंध और बलूचिस्तान के वसी इलाके अब भी जेरे आब हैं। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाब के बाइस खुराक की कमी के शिकार लोगों की तादाद 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। 90 लाख लोग इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है, जो पाकिस्तान के GDP का 10% है। पाकिस्तान को फौरी बहाली के चैलेंजेस से निपटने के लिए पहले हिस्से में 3 साल में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर फंडिंग की जरूरत है। दूसरे मरहले के लिए 10 साल में 13.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी दरकार होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने मस्जिद नबवी, मस्जिद याकूबा और दीगर मकामात तक आमदोरफ्त के लिए शटल सर्विसेज का तजुर्बाती आगाज कर दिया है। डिटेल्स ये है कि मदीना मुनव्वरा में 100 गोल्फ शटल्स के जरिए ज़ायरीन को इन 3 मकामात पर आमदोरफ्त की सहूलत फराहम की जाएगी। इन गाड़ियों में 5 से 7 अफराद की गुंजाइश है। अगले मरहले में मस्जिद नबवी जाने वाले रूट्स पर इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चलाई जाएंगी और 60 मुसाफिरों वाली ट्रेन की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। हुकाम ये कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी आने जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जाएगी, विच इज़ वेरी गुड। जो लोग वहाँ पर जाते हैं अक्सर हमने देखा है कि वो कहते हैं कि जी थोड़ा सा दूर है, ज़ियारतों का थोड़ा मसला है। अब जितने भी लोग जाएंगे उनके लिए ऐसा कोई मसला नहीं दरपेश होगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने अमूमन ये देखा है कि मर्द हो या फिर ख़वातीन हो कि आपको ये लगता है कि जी आपकी स्किन पे एक्नी है। ख़वातीन अमूमन इस मामले में थोड़ी सी हमें टची नज़र आती है कि उनके स्किन पे अगर थोड़े से भी बाल आ गए ना, स्किन थोड़ी सी भी, फेस की स्किन थोड़ी सी भी हैरी होगी तो कहती हैं जी कि हम वैक्सिंग करवा लें। लेकिन जो ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जी आप वैक्सिंग पर ना जाएँ, आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लें। अब ये लेज़र ट्रीटमेंट जो है ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर आपकी स्किन के लिए कितना नुकसान है, क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा है कि लेज़र ट्रीटमेंट की भी ना सेटिंग्स होती हैं कि उसमें 6 सेटिंग्स हैं, 8 सेटिंग्स हैं। वो आपकी स्किन की देखिए जी कि आपकी स्किन पे बालों की नौयत क्या है, बाल जो है वो कितना थिक है, ये कितना पतला है, वो उस लिहाज से फिर डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट ज़ारा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर ज़ारा शाह ने कराची से हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहबा मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, वैसे तो जाहिर सी बात है कि हमारी ख़वातीन अब तो फ़ौरन से गूगल कर लेती हैं, बड़ी अवेयरनेस उनमें आ गई, लेकिन फिर भी जिन ख़वातीन को नहीं पता होता, जिन मर्दों को नहीं पता होता, किस तरह की स्किन के लिए लेज़र ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है, किस तरह की स्किन पे किया जा सकता है? देखिए आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा
बालों की शिकायत करती हैं, क्योंकि अनइवन जो है ना बहुत थिक हेयर ग्रोथ उनके पास हो गई है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स। हमारे हर खाने में स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं, तो अब जो पेशेंट्स क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो फुल हेयर ग्रोथ के साथ आते हैं यहाँ, और पूरे लिप्स एरिया पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ। तो उसमें ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है फीमेल्स को। तो उसके लिए ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। उसकी 8 to 10 सिटिंग्स होती हैं। उसके बाद अगर आपको उसका परमानेंटली हल चाहिए तो उसका ये होता है कि आप 2 to 3 मंथ्स के गैप के बाद परमानेंट हेयर रिडक्शन के लिए उसकी मेंटेनेंस थेरेपी लें। लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है बिकॉज़ लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसमें रेडिएशंस है। इसमें रेडिएशंस नहीं है क्योंकि इसमें हम लाइट यूज़ कर रहे हैं। नो डाउट सनलाइट इज़ मोर हार्मफुल रादर देन लेज़र, बट ये कि अगर हम लेज़र को प्रॉपरली करें, प्रॉपर सेटिंग्स के साथ करें और जो इंटरवल उसका है वंस मंथली सेशन करें तो काफ़ी हद तक हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो जिस स्किन पे एक्नी होती है, क्योंकि हमने अमूमन देखे कि आप एक्नी तो चले आप ख़त्म कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह, आपने डिफरेंट मेडिकेशन कर ली, लेकिन उसे स्कार्स सबसे बड़ा एक ना टॉर्चर होते हैं। तो स्कार्स ख़त्म करने के लिए आप लेज़र करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए स्कारिंग के लिए लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। एक तो एज स्पॉट, सन स्पॉट्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, एक्ने स्कार्स के लिए होता है, जो पिट्स बन जाते हैं खड्डे उसके लिए, फेशियल हेयर रिमूवल के लिए, अनइवन पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज़मा जिसे हम कहते हैं मेलाज़मा बन जाता है, अनइवन पिगमेंटेशन के लिए लेज़र होता है, फाइन लाइन और रिंकल्स को दूर करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, स्किन लैक्सिसिटी जैसे स्किन बिल्कुल डल सैगी हो गई है उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। उसके अलावा स्पाइडर वेन्स के जैसे लोग शिकायत करते हैं, स्पाइडर वेन्स नज़र आती है, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट्स है और जो कि बहुत इफेक्टिव है। आपने मुझसे पूछा एक्ने स्कारिंग के लिए, एक्ने स्कारिंग के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है जो कि वंस मंथली सिटिंग है या वी कैन रिपीट इट इन 20 डेज़ और उसके काफ़ी अच्छे एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे हमने सेटिंग्स की बात की ना, सेटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी होती है? देखिए एक्ने स्कारिंग के लिए जो है कम से कम 3 सेटिंग्स हैं, मतलब 3 सेटिंग्स के बाद ही आपको विजिबल डिफरेंस फील होना शुरू होगा, क्योंकि देखिए एक्ने स्कारिंग परमानेंटली काफ़ी आपकी स्किन को लूज़ और डेड स्किन के सेल्स को डेड कर देता है। तो उसमें एटलीस्ट आपको 3 सेशंस चाहिए और मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 6 to 7 सेशंस। उसमें आपको विजिबल डिफरेंस फील होता है और ये है कि उसमें बड़े अच्छे विजिबल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। 70 to 80% स्कारिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पिट्स बिल्कुल भर जाते हैं। बट ये कि बिकॉज ऑफ एजिंग, ऑफ कोर्स कि आप एज कर रहे होते हो तो 3 to 5 ईयर्स में आपको उसको रिपीट कराना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मली स्किन एज कर रही होती है, सैगिंग हो रही होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये हर तरह की स्किन पर हो जाता है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना, कुछ स्किन सेंसिटिव होती हैं, उन पे आप हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन भी अप्लाई करें ना तो वो स्किन को सूट नहीं करता है, या फिर जो है वो आप लोग देख के रेकमेंड करते हैं कि जी अच्छा इस स्किन पे तो लेज़र नहीं हो सकता? ये हम देख के रेकमेंड करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो है लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम लगा के अपनी स्किन को बेहद सेंसिटिव कर दिया है। नॉर्मली स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, हर तरह की स्किन पे लेज़र्स हो सकते हैं, बट उसकी वो इंटेंसिटी हम लोग फिक्स करते हैं, इंटेंसिटी हम लोग सेट करते हैं उसके ऊपर। देखिए सेंसिटिव स्किन के लिए इंटेंसिटी अलग होती है, नॉर्मल स्किन के लिए सेंसिटिविटी अलग होती है। बट अगर ओवर सेंसिटिव स्किन है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मर्करी क्रीम्स तो फिर हम लेज़र बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज वो स्किन इतनी ज़्यादा थिन हो चुकी होती है कि उसके ऊपर आप करें तो स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अमूमन मैंने तो ये देखा है, मेरी जो फ्रेंड्स की कम्युनिटी है उनमें अक्सर मेरी फ्रेंड्स ये शिकायत करती है कि जी हमने लेज़र करवाया था आज से कोई साल पहले और देखो फिर से जो है चेहरे पर बाल आना शुरू हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, आप भले जितना मर्जी अच्छा लेज़र ट्रीटमेंट करा दें कि इन फ्यूचर वो बाल वापस आ जाएंगे? नहीं, देखिए मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बताया कि लेज़र की आप शुरू में प्रॉपर सेटिंग्स लें, क्योंकि देखिए आजकल जो और लेज़र
की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेज़र करा रहे हैं। सबसे पहले तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर। क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा थिक बाल होते हैं, किसी के बिल्कुल फाइन बाल होते हैं, वो उसको भी ख़त्म कराना चाहते हैं। देखिए शुरू में तो आप प्रॉपर सिटिंग्स लें जो कि 12 सिटिंग्स है। अगर आप फेशियल लेज़र की बात करें तो आप 12 सिटिंग्स लें प्रॉपरली अपने फेशियल लेज़र की वंस मंथली गैप से। उसके बाद आपके मतलब आई डोंट थिंक सो कि 10% से ज़्यादा बाल नहीं रहते। वो जो बिल्कुल हल्के हल्के से रहते हैं वो भी बहुत कम, बहुत टाइम बाद आते हैं। उसके बाद अगर आपको मेंटेनेंस थेरेपी करनी है तो आप 3 to 4 मंथ्स में एक सिटिंग आके ले लें। और ये है कि देखिए ओवर यूज़ ऑफ चिकन, आजकल चिकन में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स हैं और जिन लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज़ हैं, देखिए ख़वातीन इसलिए इस चीज़ का शिकायत करती हैं क्योंकि उनको हार्मोनल हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, तो फिर उन शिकायत की वजह से बाल दोबारा आना स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, कि जी आप टीन में हैं, आप 30 प्लस पे चले गए हैं, 40 प्लस पे चले गए, तो किस एज ब्रैकेट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है? देखिए यंगस्टर्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। जैसे कि अभी जो यंग लड़कियां हैं टीन एज में आती हैं तो उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कि ना कि आप बार बार वैक्सिंग करें, थ्रेडिंग करें, उससे भी स्किन सैग होकर लूज़ होती है, निशान पड़ते हैं। तो इट्स आई वुड रिकमेंड कि अर्ली एज में स्टार्ट करें ताकि आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमने देखा कि वैक्सिंग में हमेशा जो है जब आप वैक्स कराते हैं, आप थ्रेडिंग कराते हैं तो जी आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो ये लेज़र में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पोर्स ओपन नहीं होते? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए लेज़र की हम इंटेंसिटी फिक्स करते हैं, उसमें ये कि आपको बहुत ओवर हीट भी नहीं करते, आप प्रॉपरली लेज़र कराएं। उसके बाद उसके प्रिकॉशंस होते हैं, हल्की सी माइल्ड रेडनेस और इचिंग आती है, बट यू हैव टू वी डू प्रिस्क्राइब सम प्रोडक्ट्स कि आप उस दिन कोई भी इरिटेंट नहीं लगाएं अपने फेस पे और कोई माइल्ड सी रिलैक्सिंग क्रीम लगा लें ताकि आपका फेस बिल्कुल स्मूथ और ऐसा रहे। पोर्स बिल्कुल ओपन नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि यू हैव टू अवॉइड। मुझे ये बताएं कि ठीक है जी आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आपने 12 सिटिंग्स भी करा ली, आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है फुल लेज़र का जो पैकेज था वो आपने ले लिया, लेकिन इसके बाद क्या आप लोग किसी मेडिकेशन पे ले आते हैं पेशेंट को, या फिर कोई साइड इफेक्ट? जाहिर सी बात है किसी ना हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है, इसका भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर भले से हल्का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होगा। देखिए मेडिकेशंस पे तो हम बिल्कुल भी नहीं लाते क्योंकि मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ स्किन अगर आप एजिंग के लिए करें या फाइन लाइंस के लिए या स्कारिंग के लिए करें तो उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो कि अच्छे सिरम्स हो गए, कोई अच्छी वाइटामिन्स हो गई। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, साइड इफ़ेक्ट्स देखिए रेडनेस, इरिटेशन और स्वेलिंग होती है बिल्कुल फेस पर, तो उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स बता देते हैं कि आपको बहुत सनलाइट में नहीं जाना, चूल्हे के सामने नहीं जाना, फेस पे कोई इरिटेंट नहीं लगाना है। अगर स्कारिंग के लिए करते हैं तो दैट इज़ अ डीप लेज़र, उसके लिए 3 डेज़ का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि आप प्लेन वाटर से वॉश करें, कोई फेस वॉश ना यूज़ करें। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट जैसे कि लोग समझते हैं कि कैंसर हो जाएगा लेज़र से, और तो इस तरह की कोई बात नहीं, बिकॉज लेज़र में हमेशा लाइट यूज़ होती है, तो लाइट इज़ ऑलवेज सेफ़। और ये जो मशीन्स बनी हुई है इस प्रोटोकॉल के तहत बनी हुई है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है कि इनसे कैंसर नहीं होता। लोगों को हमेशा ये डर रहता है। मेरा सवाल है जी जी आप अच्छा मेरा सवाल ये है कि वो ख़वातीन जो कि 40 प्लस हैं, जिन्होंने 40 क्रॉस कर लिया, अब वो चाहती जी कि वो लेज़र कराए, क्योंकि जाहिर सी बात है डाइट, जैसे हमने चिकन का जिक्र किया ना, तो चिकन से ये तो एक लिखी पड़ी सी बात है कि जी आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं रहते, आपके स्किन पे जो है वो बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो 40 प्लस ख़वातीन चाह रही हैं कि वो लेज़र करवाएं। एक तो चीज़ ये कि मुझे बताएगा क्या वो लेज़र करवा सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, जिनका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, क्या वो लेज़र करवा सकती हैं? देखिए 40 प्लस तो बिल्कुल करवा सकती हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब जिसके बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं, बार बार थ्रेडिंग वैक्सिंग को अवॉइड करने के लिए आप लेज़र कराएं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 40 प्लस अमूमन अपनी प्रेगनेंसी के दौर को ख़त्म कर चुकी होती हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि कोई अब हार्मोन्स चेंज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात है, तो प्रेगनेंसी में देखिए फेशियल लेज़र वी डू इट, डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स हैं, बट देखिए इट्स बेटर टू अवॉइड बिकॉज फ़ायदा नहीं है उसमें। आपके हार्मोन्स वैसे ही चेंज हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ अमूमन तौर पर बहुत सारी ख़वातीन की कम हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैं खुद पर्सनली ये रेकमेंड करती हूँ कि आप
वंस यू आर गॉन विद दैट स्टेज, उसके बाद आप लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए आपकी डॉक्टर साहब लास्ट में एक छोटा सा कमेंट कर दें जी जी कि हमारी टीन एज जो गर्ल्स हैं, हमने देखा है, मतलब अगेन वही बात ना कि हमारे खाने बड़े डिफरेंट हो गए हैं, वो टाइम नहीं रहे ना उन खानों का, वो टाइम नहीं रहा जो कि हमारी अम्माओं के टाइम में होते थे। तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए मैं तो टीनेजर्स को एक छोटी सी एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ चिकन खाना अवॉइड करें। चिकन ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स फ्रूट्स की तरफ आएँ, फ्रेश जूसेस पिएँ, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूध पिएं, क्योंकि हमारे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो नॉर्मल देसी खानों से बहुत दूर हैं। दे लाइक टू ईट जंक और सोडास। फाउंटेन ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें और स्पेशली चिकन का इस्तेमाल। रेड मीट ले लें, फ़िश और मीट लें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चिकन का इस्तेमाल अगर खाना है तो ऑर्गेनिक चिकन, जो देसी चिकन होती है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। दे लव टू ईट दिस चिकन और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करें यंगस्टर्स। मतलब लड़कियां वो फुल इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ के साथ आती हैं, तो फिर मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अपनी अच्छी डाइटरी हैबिट्स रखें। एंड ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जो कि हमारे बच्चे बहुत स्किप करते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। तो दैट्स माई एडवाइस। ठीक है डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें। आम जुबान में कहते हैं कि जी जो आप खाते हैं ना वो आपके चेहरे पर नजर आते हैं, लेकिन जो आप पीते हैं वो भी आपके चेहरे पर नजर आते हैं। तो एक बड़ी मुफ्त में छोटी सी टिप हम आपको दे रहे हैं जी कि खूब पानी पिएं और लंबी उम्र पाएं। अगर आप चाहते हैं आप फ्रेश लगें, आप ग्लो करें, आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो पानी पिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो तो भी पानी पिए। जदीद तहकीक सामने आई है, अमरीकी मुहक्किकीन का कहना है कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल कई बीमारियों से आपको बचाता है। अमरीकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अमरीका में 11,000 से ज़्यादा अफराद के रोज़मर्रा मामूलात का 30 साल तक जायजा लिया और इस तहकीक की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की गई। ये रिसर्च ये बताती है कि एक बालिग इंसान का जिस्म तकरीबन 60% पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसान का दिमाग और दिल 73%, जबकि फेफड़े 83% पानी पर मुश्तमिल है। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे लिए पानी पीना कितना ज़रूरी है, और इस पर हम आगे भी अगले आने वाले दिनों में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमेशा हमने यही सुना है कि अपने दिन का जो आगाज़ है वो पानी से किया करें। एक पानी का गिलास अगर आप दिन के आगाज़ में पी लेते हैं, फिर अपने दिन के दरमियान में एक रूटीन बनाएं पानी पीने की, और फिर रात को सोने से पहले अगर आप पानी पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं पीना चाहिए, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जी पीना चाहिए, मैं तो पी के सोती हूँ पानी। आप 8 गिलास अगर दिन में पानी नहीं पी सकते तो कम से कम 5 तो ज़रूर पी लें। तो भाई ये बड़ा ज़रूरी है, आपको बीमारियों से बचाता है, आपकी स्किन बड़ी हेल्दी रहती है, आप खुद बड़े फिट रहते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा जी कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में हमेशा हलचल मचाई है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स के लिए। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, पहला वनडे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज कराची में टकराएंगी, क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से, पाकिस्तानी बल्लेबाजों से, पाकिस्तानी बॉलर से, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर महक आपको। और उम्मीदें तो वाबस्ता है क्योंकि पाकिस्तान की वनडे में गुज़िश्ता बरस कारकर्दगी अच्छी रही है। अगरचे पाकिस्तान ने कमज़ोर टीमों को हराया, नीदरलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया, लेकिन गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले उनमें से पाकिस्तान सिर्फ एक हारा ऑस्ट्रेलिया से, 3 वेस्ट इंडीज़ से जीता, उसके अलावा 3 नीदरलैंड से जीता, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से भी 2 मैचेस जीते। तो उम्मीद तो है, लेकिन न्यूजीलैंड टफ टीम है महक, और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान की टीम नंबर 5 टीम है। तो मुकाबला होगा, पाकिस्तान को एडवांटेज होगा होम ग्राउंड, होम कंडीशंस का। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। नई सिलेक्शन कमेटी उबूरी आई है और टीम में भी कुछ तब्दीलियां हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को थोड़ी सी एज होगी कीवी टीम पर। ठीक है, अच्छा चले मिर्ज़ा भाई, ज़रा जो पहले हमने देखा कि टेस्ट मैच हुआ उसको हम ज़रा रिकैप कर लेते हैं। सरफराज ने काफ़ी अच्छा खेला, ऑल दो हम जीते नहीं, लेकिन खैर हमने ड्रॉ कर लिया। चले, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि जीत कभी कभी हमें नसीब होती है। तो वो पिछले वाले जो है सीरीज़ को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, टफ सीरीज हुई और पाकिस्तान दोनों मैचेस में शिकस्त के नजदीक आकर शिकस्त को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। वरना आखिरी मैच में तो लग रहा था अगर 1-2 ओवर होते और नसीम शाह जिस तरह से उन्होंने छक्का चौका लगाया
अगर वो खड़े होते तो शायद पाकिस्तान जीत भी सकता था, लेकिन उस वक्त भी न्यूजीलैंड का पल्ला भारी था, एक गेंद की जरूरत थी। लेकिन टफ सीरीज हुई और पाकिस्तान के लिए आंसू पोंछने के लिए सीरीज खासी बेहतर साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 4 मैचेस गुज़िश्ता साल ऑन अ ट्रॉट हारा। एक ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ और 3 इंग्लैंड से। तो उसके बाद यही तवक्को की जा रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम भी कहीं पाकिस्तान को जेर न कर दे, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, और आपने सरफराज का जिक्र किया, 335 रन 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 1 सेंचुरी, 3 मिस सेंचुरियां। वो खिलाड़ी जो जनवरी 2019 से पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल बाहर बैठा हुआ था, पानी पिला रहा था, उसने हिम्मत नहीं आ रही। वरना 4 साल बाद महक कोई अगर अपना कमबैक करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरफराज ने प्रूव किया कि मेंटली वो बड़े स्ट्रांग है, फिजिकली वो फिट थे, और उन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन वो फतह के नजदीक ले आए थे आखिरी टेस्ट में, अगर वो आउट ना होते तो। हाँ, और मिर्जा भाई हमने देखा ना कि उनकी जो बेगम है वो भी आप दीदा नज़र आ रही थी, तो ये एक मोहब्बत, एक प्यार, खैर पाकिस्तानी तो करते हैं ना उनसे बड़ा प्यार सरफराज से, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे ज़रा बाबर के हवाले से बात करनी थी। कल हमने देखा कि बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी हमें डिफरेंट नज़र आई। उन्होंने ना जर्नलिस्ट के ज़्यादा सवाल लिए, उठ के वो चले गए, उन्होंने कहा जी मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मेरा काम है परफॉर्म करना सिर्फ। तो क्या इस तब्दीली की क्या वजह लग रही है आपको? कोई प्रेशर उन्हें तंग कर रहा है या फिर कोई और बात है? प्रेशर की तो बात है महक, इसमें कोई शक नहीं कि प्रेशर है बाबर आजम पर, क्योंकि शान मसूद को इन्होंने वाइस कप्तान बना दिया है, नायब कप्तान। शान मसूद काफ़ी अरसे से जो है वो पाकिस्तानी टीम में आने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। और आपने बात की सरफराज की अहलिया की, तो सरफराज की अहलिया जिनका नाम खुशबख्श सरफराज है, वो जब 2015 में, मुझे अच्छी तरह से याद है जब उनकी शादी हुई महक, 2015 में कराची में सरफराज की बारात गई और वलीमा, और अगले दिन ही वो मैच खेलने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पहुंच गए, और उसी मैच में बाबर आजम ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज किया था। तो सरफराज की एक अपनी बात है कि क्रिकेट उनका ओढ़ना बिछोना है। जहां तक बाबर आजम की बात की आपने, बाबर आजम नो डाउट इस वक्त वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग के नंबर 1 प्लेयर है। थोड़ा सा उन पर दबाव है, लगता ही है, जो उनके चेहरे से भी आया हो रहा है और जो खबरें भी आ रही हैं कि बाबर आजम और कौमी सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर नहीं है, दोनों में कोई थोड़ी सी जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से बाबर जो है वो अपने लड़कों को खिलाना चाहते थे। अब आप देखें कि हारिस सोहेल 2020 के बाद उनकी वापसी हुई है पाकिस्तानी टीम में। जब बाबर कप्तान थे तो हारिस सोहेल नहीं खेलते थे। तो इस तरह से होता है कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान को, दोनों को एक ही पेज पर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि वो थोड़े से अंडर प्रेशर है, और उनकी बातें भी यही बता रही थी। सही, ठीक। अच्छा मिर्जा भाई, सिलेक्शन कमेटी कप्तान का एक पेज पे होना एज यू सेड कि बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं होते तो फिर हमारा क्रिकेट में फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आसार तो कोई नजर नहीं आ रहे एक पेज पे लगने के। सॉरी, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल आपने सही कहा महक। मसला ये है कि अब इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर्स का, और ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है ये उबूरी सिलेक्शन कमेटी है। शाहिद आफरीदी कह चुके हैं कि इन्होंने बस यही न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सेलेक्ट करनी है, इसके बाद PSL होगी अगले महीने, और फिर उसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी वनडे और T20 खेलने के लिए। तो ये तो इंटरम सिलेक्शन कमेटी, अब देखना ही है। और ये जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये भी 4 महीने के लिए आई है। उसके बाद ये मुकम्मल तौर से आइन को इम्प्लीमेंट करा के, रीजन्स के इलेक्शन वगैरह करा के गवर्निंग बोर्ड तश्कील पाएगा, और फिर कोई चेयरमैन आएगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शाहिद आफरीदी की, चूंकि शाहिद आफरीदी ब्लंट है, हमेशा सच बात कहते हैं। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया, जब उनसे सवाल हुआ कि शर्जील खान को आपने क्यों नहीं शामिल किया, तो उन्होंने कह दिया कि जी ऊपर से, मैं खुल के बात करता हूं कि ऊपर से कहा गया नहीं शामिल करो। तो अब अगर शर्जील खान शामिल नहीं हुए और मोहम्मद आमिर बाद में शामिल होते तो फिर यकीनन इसमें कहेंगे कि ये तजाद होगा, और इस तजाद का कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन अभी फिलहाल शाहिद आफरीदी इंटरम चीफ सेलेक्टर हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं। पिच को भी कल देखने के लिए आए थे वो नेशनल स्टेडियम कराची, खिलाड़ियों के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। अपने घर पर उन्होंने पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इशाइये पर भी मदऊ किया। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में महक हालात किस समझाते हैं। सही। अच्छा मिर्जा भाई, हमने हमेशा एक चीज़ देखी है कि जब भी हमने देखा है कि हमारे क्रिकेट में बड़े लेवल पर तब्दीली हुई है, वो
उस तौर पर अच्छे तरीके से नहीं हुई जिस तौर पर अवाम उम्मीदें लगा लेती है। मतलब कि अगर हम सिलेक्शन की बात कर लें तो सिलेक्शन में हमने देखा है कि फेवरेटिज्म पहले भी होती थी, आपको लगता है कि फेवरेटिज्म अब भी होती है? हालांकि तब्दीली हो चुकी है लेकिन अभी तो फेवरेटिज्म इतनी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो आप एक टेस्ट मैच तो ऑलरेडी उनकी टीम तो अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन आप वनडे में देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं उसकी वजह ये है कि जो हम 2000 बल्कि हम 1999 से लेकर अब तक 11 चेयरमैन हम बदल चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तसलसल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे यहाँ। तो जो आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आता है, जो चेयरमैन बनता है, वो अपने पसंदीदा लोगों को, अपने ट्रस्टेड लोगों को लेकर आता है। अब आप देखें पिछली दफा जो चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, जिनको हम लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहते थे, वो भी कहीं ना कहीं से सिफारिश लगा कर आए। तो सिफारिश नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में मेरिट पे काम हो, आप भारत की एग्जाम्पल ले लें कि भारत ने सिलेक्शन कमेटी बनानी थी, उन्होंने दरखास्तें जो है लोगों से वसूल की। 600 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने दरखास्तें दी और उनमें चेतन शर्मा दोबारा चीफ सेलेक्टर बन गए और उनके अलावा सलील अंकोला और दीगर सुब्रोतो बैनर्जी वगैरह बन गए। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होगा, जो चेयरमैन होगा, वो जिस पर एतमाद करता है उसे बनाता है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी महक, तो फिर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मेरे ख्याल में तसलसल का होना बहुत जरूरी है। मिर्जा भाई, मुश्किल हो की सकती है, मुश्किल हो गई ना, हम हमारे सामने ही होती है हमारी क्रिकेटिंग कैसा परफॉर्म कर रही होती है, हम इसे वो छुप तो नहीं सकते या हम इस चीज़ को छुपा नहीं सकते, पूरी दुनिया देखती है। ये तो बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, पाकीज़ा और हलाल रिश्ता होता है, जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह के बाद वजूद में आता है। लेकिन हमने अब ये देखा है कि शादी के कुछ अरसे के बाद छोटी छोटी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनकी बदौलत इस जोड़े में वो मोहब्बत नहीं रहती, वो रिश्ता उतना मजबूत नहीं रहता जितना एक वक्त में होता है। रोज़मर्रा के मामूलाते ज़िंदगी जो है वो मुतासर होते हैं, झगड़े जो हैं वो ज़िंदगियों को अजीरन बना देते हैं और नौबत इस नहज पर पहुंच जाती है कि डिवोर्स हो जाती है। कभी कभी जब डिवोर्स की वजह हम जानने की कोशिश करते हैं, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है उन कपल्स के लिए जो कि इस तरफ जाते हैं, जो डिवोर्स वाला ऑप्शन लेते हैं, जो खुला की तरफ ख़वातीन जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वजूहात सामने आती हैं। अब वो छोटी छोटी वजूहात क्या हम बर्दाश्त नहीं कर पाते या फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते? अगेन मैं फिर से बात मेंशन करूँगी, मैं फिज़िकल टॉर्चर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप पे फिज़िकल टॉर्चर हो रहा है, आपके पास राइट है कि आप डिवोर्स ले सकते हैं, बट अगेन अगर और कोई मसला मसाइल है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, वो कभी एक बहुत बड़ी चीज़ की वजह बन जाती हैं। जो बड़ी चीज़ है डिवोर्स, बच्चे इससे बड़े इफेक्ट होते हैं। लेक्चरर इरम बीबी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। इरम, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरम, मैंने एक बात अभी मेंशन की थी, मैं फ़िज़िकल टॉर्चर के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर एक ख़ातून पर फ़िज़िकल टॉर्चर हो रहा है, उसके पास राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है, खुला ले सकती है। लेकिन जिन छोटी छोटी चीज़ों का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें, नाचाकियाँ, आपकी सास से लड़ाई है, मियाँ आपकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों की वजह से आपके कोई मसले क्रिएट हो रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं रही वो चीज़ें, वो बातें जो कि हमारी अम्मा, दादी या हमारी नानी हमें सिखाती थी, वो बातें हम भूलना शुरू हो गए हैं? मेन रीज़न क्या लगता है आपको डिवोर्स की जो बढ़ती हुई रेशो है हमारी सोसाइटी में उसका? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि ये इस वक्त इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप देखें, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें 2019 से लेकर 2021 तक जो डिवोर्स और खुला की रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। आपने जैसे इंट्रो में भी बहुत अच्छा इसको बताया कि रिलेशनशिप, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत प्यार मोहब्बत से इस रिलेशनशिप को बनाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें रिश्ता करना कितना मुश्किल है। कभी आप मेरे ऑफिस में, तो मैं आपको अपने वो एक रजिस्टर है जिस पे मैं बता सकूं कि सबसे ज़्यादा लड़कियों के प्रॉब्लम ये है कि शादी का ना होना, अच्छा रिश्ता ना मिलना, और फिर जब रिश्ता मिल जाता है तो उसे निभाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं जो किए जाते हैं, और उसके बाद साल 2 साल रिसर्च ये कहती है कि जो फर्स्ट 2 से 5 ईयर्स के दरमियान में जो डाइवोर्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं इनकी वजूहत की वजह से बिना पे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। देखिए, रेड फ्लैग्स एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत शुरू से होते हैं।
चूँकि स्टार्ट होता है रिलेशनशिप का तो थोड़ा सा लवी डवी सिलसिला चल रहा होता है, तो उन रेड फ्लैग्स को लोग देखते नहीं हैं। टॉलरेंस नंबर 1 पे, लैक ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर। नंबर 2 पे ईगोइस्टिक माशरा है हमारा। नंबर 3 पे, बल्कि जिसको मेरे ख्याल में सबसे नंबर 1 पे कहना चाहिए, वो ये है कि झूठ बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे जो बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की वाले ज़्यादा बेस्ट हैं, लड़की को डिवोर्स ले लेनी चाहिए, या लड़के वालों की तरफ से। मेरा एक बैलेंस्ड सिलसिला होगा, मैं दोनों जो साइड हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगी। स्टार्ट में रिश्ते के लड़की वालों की तरफ से भी बहुत से रिश्ता बनाने के लिए बहुत से झूठ बोले जाते हैं, सेम लाइक लड़के वालों की तरफ से भी बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो हायर एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं और वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो ये भी है वन ऑफ द रीजंस कि लोग फिर डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं, लड़कियां खुला की तरफ चली जाती हैं। तो ये भी है एक वन ऑफ द रीजंस। और फिर लैक ऑफ टॉलरेंस तो है ही है हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर अगर आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइनेंशियल इश्यूज़, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मैटर है जो कि रिश्तों को ख़त्म कर देता है। आपने बात की अब्यूज़ की, फ़िज़िकल अब्यूज़ से ज़्यादा जो मेंटल अब्यूज़ है, जो आपका साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, वो भी इतना ही इक्वल है जितना कि एक फ़िज़िकल आपके ऊपर हो सकता है। तो ये भी कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से डिवोर्स प्लस खुला की तरफ लोग चले जाते हैं। एग्जैक्टली अच्छा इरम, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। हमने देखा कि जो हमारी माएँ हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस दुनिया में ना, हमें उनसे बेहतर कोई एग्जाम्पल मिल नहीं सकती। उन्होंने हर तरह के माहौल में गुजारा किया। फाइनेंशियल इश्यूज थे, हमारी माओ ने गुजारा किया। घरेलू नाचाकियाँ थी, हमारी माओ ने गुजारा किया। सास की बातें थी जो कि आजकल लड़कियाँ बड़ी कंप्लेन करती जी मेरी सास तो मुझे बातें सुनाती है, तब भी हमारी माओ ने गुजारा किया। अब की लड़कियों में ये चीज़ क्यों नहीं है? एक ये चीज़, हम क्यों छोटी छोटी बातों को फ़ौरन से ईगो का इशू बना लेते हैं कि जी बस मैंने कह दिया है, ज़िद पे आ जाते हैं, मैंने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते? इसकी आपको रीज़न क्या लगती है? अवेयरनेस नहीं है, माएँ अपनी बेटियों को वो अब तरबियत नहीं दे पाती जो कि एक टाइम में माएँ बच्चों की या बेटियों की स्पेशली तरबियत करते हैं। वो कहते हैं ना कि बेटियों को तो उस तरीके से आप पालें कि वो हर सांचे में ढल जाएं। क्या अब माओं में इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि वो बच्चियों को चीज़ें नहीं सिखाती हैं? आपको क्या लगता है? इसमें एक बात है कि आज की इस लड़की को आज से 25-30 साल पहले वाली जो ख़वातीन है, आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसे जनरेशनल गैप भी कहते हैं। प्लस इस दौर की जो लड़की है या लड़का है, उसके ओपिनियंस, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है। वो एक ज़माना हुआ करता था जब माँ बाप लड़की को ब्याहते थे तो यही कहते थे कि अब तुम्हारी लाश ही वापस आएगी और तुमने मार खानी है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है तुम्हारे साथ, वर्बल है, व्हाटएवर, आपने वहाँ पे ही गुजारा करना है। आज की लड़की जो है वो एम्पावर्ड है। आज की लड़की के अंदर हम लैक ऑफ टॉलरेंस इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो मुताश नहीं है, जो इंडिपेंडेंट होगी। जब आप अपनी बेटी को इतनी एजुकेशन देते हैं, जब उसको एक लेवल पे लेके जाते हैं, फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पे तुम्हारी लाश है। मेरे पास एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मैं आपके साथ कुछ केसेस भी डिस्कस करूँगी विद देयर कंसेंट, ताकि माशरे में एक अवेयरनेस पहले। प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दोनों साइड पे होती है, किसी एक साइड पे नहीं होती। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, अगर आप उसके खर्चे पूरे नहीं कर रहे, रिसर्च ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा जो खुला के केसेस फाइल होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि लड़की को उसमें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज जैसे आपने कहा ना, लड़कियों के पास जब इतनी पावर है, लड़कियां इंडिपेंडेंट है, अब वो कमा भी रही हैं, तो जब वो कमाएंगी, वो इतनी इंडिपेंडेंट होंगी, तो फिर वो कहाँ मियाँ की बात सुनेंगी? अगर मियाँ कोई बात करेगा तो आगे से वो जवाब देंगी ना। उनके अंदर टॉलरेंस का तो एलिमेंट ख़त्म हो गया ना। फिर हमारे इस बरसगीर पाको हिंद में ये एक चीज़ है कि मर्द जो है इज़ ऑलवेज राइट। आपने उसको उसकी ताबेदारी करनी है, उसको सुनना है, वट एवर ही सेज, बेशक वो राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन जब हम तालीम की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो हमें ये सिखाती है नो दिस इज़ राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। लैक ऑफ टॉलरेंस इसलिए भी हो जाती है। एक बंदा जब अपने घर में सारी एफर्ट पुट इन कर रहा है, वो बच्चों को भी पैदा कर रहा है, उसको आगे भी ब्रिंगिंग अप भी उसका सिलसिला चल रहा है, फिर वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ टॉलरेंस है कि वो किसी की बात क्यों सुने। तो ये भी है। लेकिन देखें, जहाँ पे इस रिश्ते को जितना बचाया जा सकता है बचाया जाना चाहिए। जो मैं सबको एक तरह से, मेरी तरफ से एक एडवाइस भी होती है, जितना आप इसमें टॉलरेट कर सकते हैं करें। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है फिजिकल अब्यूज़ की, जहाँ पे आ जाती है कि आपके राइट्स जो हैं वो सही तरह से आपको नहीं मिल रहे, वहाँ पे फिर इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपको इसको आगे लिंगर ऑन करना चाहिए या नहीं। सही। अच्छा इरम, हमने एक चीज़ देखी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम।
हमने ये चीज़ अपने दादा के टाइम पे भी देखी, हमारे परदादा के टाइम पे भी देखी। सब एक घर में रहेंगे, मिल के रहेंगे, एक जगह खाना पकेगा, एक जगह दस्तरखान लगेगा, एक टेबल पर बैठ के खाएंगे। ये चीज़ भी जो है ना, हम देखते हैं कि कभी कभी इशू क्रिएट कर देती है। आपको लगता है ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक तो हमारी ये जो इगोइस्टिक माशरा है और इसमें जो हमारी सोच है कि हमें कंपैरिजन करना है, उसके हस्बैंड ने अगर ये चीज़ ला के दी है तो ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही। फिर जेलसीज, फिर जादू टोने, ये एक न्यू जो नॉर्म है माशरे का, ये भी बीच में बहुत ज़्यादा है। मेरे पास चूँकि केसेस आते हैं तो मैं उसमें देख रही होती हूँ ज़्यादातर लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप सही तरह से एड्रेस नहीं करते तो ये प्रॉब्लम्स इनकी लॉन्ग टर्म में चली जाती हैं। छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैंने गिलास को यूं रख दिया, उसने गिलास को यूं क्यों नहीं रखा, उसने मेरी जो है सफाई क्यों नहीं की कमरे के सामने से, ये छोटे छोटे मैटर्स हैं। इसमें मैं एक केस वैसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरे पास अभी रिसेंटली ये केस आया, लड़की को तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं शादी के। एंड कैन यू इमेजिन, मैं अभी जो बात करना चाह रही हूँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी कि उसके जो ससुराल वाले हैं, स्पेशली उसके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो उसको अलाउ नहीं करते कि आप अपनी हस्बैंड के साथ आपकी जो प्राइवेसी है, लाइक कमरा आप बंद करके अंदर बैठें। वहाँ पे उनके घर के अंदर ये माहौल है कि आपने दरवाज़ा जो है वो खुला रख के, और आप इवन रात को भी आपकी प्राइवेसी नहीं है कि आप वहाँ पे भी दरवाज़ा बंद कर सकें। अब ऐसे माहौल में आप मुझे बताएं कि कोई कैसे प्रॉस्पेर कर सकता है, कैसे हो सकता है, आगे लिविंग उसकी कैसे चल सकती है जब आपकी मेन प्राइवेसी वाला इशू ही आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। ये दोनों तरफ का काम है ना कि दोनों तरफ के लोग जो है वो इस चीज़ को समझे, क्योंकि प्राइवेसी की इजाज़त तो हमारा दीन भी देता है ना कि अगर आप किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसे एक सेपरेट, अगर आप इस काबिल नहीं है कि घर लेके दे अलग, तो एटलीस्ट आप उसे एक सेपरेट रूम दें। अच्छा इरम, हमने देखा कि इसमें बच्चे बड़े मुतासिर होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे 8-8, 9-9 साल के हो जाते हैं, मियाँ बीवी फिर सोचते हैं जी अब हमने अलग हो जाना है, अब नहीं गुजारा हो रहा। तो 8-9 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा एक मेंटली ट्रॉमा होता है ये कि जी माँ बाप अलग हैं तो अब वो सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करेंगे। बात ये है कि पेरेंट्स की लड़ाई में सबसे ज़्यादा सफ़र करते ही बच्चे हैं। अब जितने केसेस मैंने देखे हैं उसमें ये होता है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जो छोटे बच्चे हैं, इवन 4-5 ईयर्स के बच्चे, 6-7 ईयर्स के बच्चे, आप इनके अंदर एक चीज़ प्रेवलेंट देखेंगे, वो है डिप्रेशन। अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रही जिसमें दोनों पेरेंट्स के आपस में यही प्रॉब्लम हुआ कि जो लड़का था वो लड़की के अखराजात वगैरह नहीं उठाता था और फिर लड़की ने आगे खुला ले ली। अब खुला के बाद ज़ाहिर है अदालत तो यही कहेगी कि फादर है, उसको भी बच्ची के साथ मिलना चाहिए। अब वो बच्ची जब जाती है अपने पेरेंट्स की तरफ, फादर की तरफ, जब उसने सैटरडे या संडे को वहाँ पे स्टे करना होता है, उसके बाद जब वो आती है तो वो बच्ची खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। वो कहती है मामा वो आपके बारे में बुरी बातें कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। और अब आप मुझे बताएं, ऐसे बच्चे, साइंस जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ऐसे बच्चे जब विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े होते हैं तो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, उनका जो ओपिनियन, उनके जो इमोशंस है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते। वो वक्त से बहुत ज़्यादा पहले मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं, समटाइम्स वो रूड और बहुत एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ भी चले जाते हैं। तो माँ बाप की आपस की लड़ाई में हमेशा नुकसान बच्चों का ही होता है। तो इसलिए भाई हमारे प्लेटफॉर्म से तो मैसेज यही है कि जुड़े रहिए, आपस में रिश्ते जोड़ के रखें, बांध के रखें। घरेलू नाचाकियाँ होती रहती हैं, उनको इग्नोर करना सीखिए। ना बेहद शुक्रिया आपका। जब हम देखते हैं ना घरेलू नाचाकियाँ बड़े बेहतरीन हल जो कि मैं अपनी लाइफ में मैंने जो अपनाया है वो ये कि जब मेरी अपने मियाँ से लड़ाई होती है तो मैं कहती हूँ मैं खामोश हो जाती हूँ, और समटाइम्स मेरे मियाँ, ज़्यादातर मेरे मियाँ ही खामोश होते हैं, मैं बोलती रहती हूँ। तो एक बंदा खामोश हो जाए, चुप हो जाए, अगले की सुन ले। बर्दाश्त करना सीखे, क्योंकि बर्दाश्त करने से ही चीज़ें जुड़ी रहती हैं, प्यार मोहब्बत आपका कायम रहता है, चीज़ें टूटती नहीं हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों की बात करते हैं जिसने हमारे दिल तोड़ दिए, यानी मुर्गी की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। मुर्गी जो है वो VIP बन गई है। कहीं कहीं पर इतनी कीमतें हैं, कहीं कहीं रेट थोड़े मुनासिब हैं, कहीं कहीं इतनी कीमतें हैं कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते। डिफरेंट रेट्स हमें पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मनमाना इजाफा जो है, ये जो टर्म है ना हमारे पाकिस्तान में, ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमतों का रिकॉर्ड
तोड़ मुकाबला जारी है। कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए किलो तक पहुंच गया है। लाहौर में जो कीमत है वो 620 रुपए फी किलो है। कोयटा और कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए की हद उबूर कर गया है। खरीदार परेशान है, मगर इंतजामिया ने चुप का रोजा रखा हुआ है। सवाल करें किससे करें, शिकवा करें किसके सामने करें, जवाब मांगे किससे मांगे, क्योंकि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। खुर्शीद, कराची में फिर कदरे सस्ती है मुर्गी, लेकिन कराची वालों के लिए महंगी है। देखिए, कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतें जो ना यूँ जा रही हैं, ऐसे टेक ऑफ पोजीशन पे हैं। तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 से 650 रुपये वसूल की जा रही है, और जो गरीब इलाके हैं वहाँ पर उनकी कीमत 580 रुपये तक रिकॉर्ड की गई है। और ये आज की बात है। जब मुर्गी बेचने वालों से इस बारे में बात किया गया तो उनका ये कहना था कि छापे उन पर पड़ते हैं, जुर्माने उन पर होते हैं, जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं वहाँ पर इंतजामिया नहीं जाती। उनका ये कहना है कि आज के दिन उनको 375 रुपये किलो पर जिंदा मुर्गी मिली है, जिसका गोश्त वो 600 से कम पर नहीं फ़रोख्त कर सकते। और जो जिंदा मुर्गी का रेट है वो 400 रुपये किलो है इस वक्त, जबकि सरकारी तौर पर मुर्गी की गोश्त की कीमत 400 रुपये मुकर्रर है। और ये सोयाबीन का कंटेनर का मामला हो या जो भी हो, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में कराची का ख़रीदार सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है कि उसको 600 साढ़े 600 रुपये पर मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। और अगर आप बोनलेस की बात करें तो वो 800 साढ़े 800 पे जा चुका है। तो उस लिहाज से बोनलेस और गाय के गोश्त की कीमतें तकरीबन बराबर हैं। गाय का गोश्त इस वक्त बगैर हड्डी का 900 रुपये किलो है कराची में, और बोनलेस 800 साढ़े 800 रुपये है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल उन ख़रीदारों को है जो 1 किलो गोश्त लेते थे, लेकिन अब वो दिल पे जबर करके आधा किलो गोश्त लेकर के जाते हैं। और ये मनाजिर हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों की दुकानों पर देखे हैं, खासतौर पर सफ़ेद पोश लोगों को। जी सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया खुर्शीद आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो ना सिर्फ कराची बात की, पूरे पाकिस्तान की कि पूरे पाकिस्तान में मुर्गी की जो कीमतें हैं उन्हें पर लगे हुए हैं, आसमान से बातें करती नज़र आ रही हैं, VIP बन चुकी हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट्स हैं जो कि आवाम को परेशान कर रहे हैं। जैसे रावलपिंडी में अलग है, लाहौर में अलग है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक डिफरेंस ये भी आ जाता है कि जी जिंदा मुर्गी चाहिए या दूसरी मुर्गी चाहिए। तो भाई अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे, क्योंकि एक मुर्गी थी जो कि आसानी से आप ख़रीद सकते थे, खा सकते थे, वो भी पहुँच से बाहर हो गई है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।